Okay, so Bhumika, good morning जी, good morning. We are here for mathematics optional और आज वाली क्लास में हम इन जनरल तीन चीजों पे बात करने वाले हैं, मैथमेटिक्स इन पर्टिकुलर और ऑप्शनल, व्हाट इज ऑप्शनल एंड व्हाई टू चूज मैथ्स ऑप्शनल, एंड मोर इंपॉर्टेंटली मुझे लगता है कि हमारी डिस्कशन वैसे तो 100% इसके अराउंड होनी चाहिए कि सर हमने डिसाइड तो कर लिया है, बट आप हमें ये बताओ कि उसको कवर कैसे करना है. सो बेसिकली वेन एवर वी गो फॉर शॉपिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स. कई बार ऐसे होता है कि हम ना घर से डिसाइड करके चलते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर चीज लेके आनी है, तो नो मैटर कि आप जितनी मर्जी शॉप्स पे जाओ, आपके माइंड में क्लियर होता है कि ये चीज ही लेनी है, जैसे मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी शॉप्स पे जाना पड़े. बट समटाइम्स यू रियलाइज कि कुछ लेना है, वहां जाके डिसाइड करेंगे जो चीज पसंद आ गई. सो जब भी आप ऑप्शनल्स की बात करते हैं तो देयर आर टू टेंडेंसीज, सम आर टेक्निकल ऑप्शनल्स फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड्स एंड सम आर ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल. तो जो ह्यूमैनिटीज वाले ऑप्शनल होते हैं उनमें इस तरह की टेंडेंसी रहती है जनरली कि आप एक शॉपिंग करने जा रहे हैं, वहां जाके देखेंगे, अगर आपको हिस्ट्री वाले टीचर ने थोड़ा सा कन्विंस कर दिया तो चाहे बैक ऑफ द माइंड आपके सोशियोलॉजी ऑप्शनल चल रहा था बट यू आर गोइंग फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल. और अगर सोशियोलॉजी वाले टीचर, आपने बैक ऑफ द माइंड सोशियोलॉजी लिखा हुआ था बट पीएसआईआर वाले टीचर ने आपको इन्फ्लुएंस कर लिया कि देखो हम है ना इसके ऊपर ये हमारा एज रहता है, सो यू आर गोइंग फॉर पीएसआईआर ऑप्शनल. बट मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता. सो मैथमेटिक्स में जनरली आप एक ऐसी टेंडेंसी फॉलो करते हैं, आप एक ऐसी चीज की शॉपिंग करने जा रहे हैं जो आपके बैक ऑफ द माइंड क्लियर कि मैंने यही लेनी है. सो एज एन ऑप्शनल टीचर मेरा जो स्ट्रगल है वो व्हाट इज मैथ्स ऑप्शनल एंड व्हाई वी नीड टू टेक मैथ्स ऑप्शनल, इन चीजों पे हमारी डिस्कशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1% रह जाती है. पहले मैं इस पे भी डिस्कशन, हाँ जी गुड मॉर्निंग जी प्लीज बैठो, पहले वाली क्लासेस में ना मैं इस पे भी डिस्कशन नहीं करता होता था. जनरली मेरी जो डिस्कशन होती थी वो पहली क्लास में कि व्हाई हाउ वी आर गोइंग टू कवर मैथ्स ऑप्शनल, क्योंकि मुझे लगता था कि स्टूडेंट्स ना डिसाइड करके आते हैं. बट जनरली लास्ट मैंने 3 बैचेस पढ़ा लिए, दिस इज गोइंग टू बी 4th बैच. तो जनरली क्या हुआ, लास्ट 2-3 बैचेस में कई बार आप जब पढ़ा रहे होते तो कई बार स्टूडेंट ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वहां पे 2 या 3 स्टूडेंट्स ऐसे आगे जिनका बैकग्राउंड सिर्फ 10th तक था, 10th तक मैथ किया हुआ है या 12th तक मैथ किया हुआ है. तो दैट्स वाई वो जनरली ये सोचने लगते थे कि मैथ्स ऑप्शन शायद हो जाएगा, बिकॉज इसमें जो है मैंने क्लास में हमेशा बोलता हूं कि इट इज पॉसिबल टू स्कोर 400 मार्क्स इन मैथ्स ऑप्शनल. तो उनको बैक ऑफ द माइंड लगता है कि अच्छा 400 मार्क्स है तो ये तो बहुत ज्यादा है. बट जनरली फिर वो क्या होता है कि आपके बैकग्राउंड जो है वो भी बहुत मैटर करता है. दिस इज नॉट ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल, दिस इज टेक्निकल, तो सम काइंड ऑफ बेसिक्स जो है वो आपको आनी चाहिए. सो उसी पे हम बात जरूर करेंगे. दैट्स वाई व्हाट इज ऑप्शनल एंड व्हाट इज मैथ्स ऑप्शनल, देन व्हाई वी नीड टू टेक मैथ्स ऑप्शनल. तो व्हाई मैथ्स ऑप्शनल से ज्यादा ना मैं इस पे डिस्कशन करूंगा कि व्हाई नॉट, है ना, जनरली कि आपको मैथ्स ऑप्शन क्यों लेना चाहिए. तो मैं इस पे डिस्कशन फोकस करूंगा कि हमें मैथ्स ऑप्शन क्यों नहीं लेना चाहिए. बाकी जो भी रह जाएगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी कंडीशंस, कुछ कंडीशंस इसके फेवर में हो सकती हैं, कुछ कंडीशंस इसके अगेंस्ट हो सकती हैं. तो मुझे लगता है कि इसके फेवर में कंडीशंस इतनी ज्यादा है जिनको डिस्कस नहीं किया जा सकता, और इसके अगेंस्ट कंडीशंस थोड़ी सी कम है, तो मैं वो जरूर डिस्कस कर लूंगा. सो दैट्स व्हाई आवर डिस्कशन विल बी नॉट कि व्हाई मैथ्स ऑप्शनल, बट आवर डिस्कशन विल बी फोकस ऑन why not maths optional, की क्यों नहीं लेना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव नो इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स डिस्पाइट योर बैकग्राउंड, और चाहे आपने पीएचडी भी करी हुई है, तो आपको मैथ्स के लिए नहीं जाना चाहिए. सो इस तरह की चीजें. अब पहले आते हैं ऑप्शनल्स पे. सो बेसिकली व्हाट इज ऑप्शनल. सो जब भी आप यूपीएससी के लिए, सीएससी के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे आपको पहले प्रीलिम्स ऑब्वियसली, है ना, इतना जब आप पहली इंडक्शन क्लास में आते हैं, जीएस की इंडक्शन क्लास में आते हैं, तो आपको ये बता दिया जाता है. बट सम टाइम्स लास्ट 2 to 3 इयर्स के एक्सपीरियंस से कुछ स्टूडेंट्स जो आउट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट होते हैं, जिनको इस चीज के बारे में नहीं पता, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं. तो मेरी डिस्कशन यहां से ही चलेगी. सो व्हाट इज ऑप्शनल. तो जब भी आप प्री देते हैं, प्री के बाद मेंस आएगा, तो मेंस में आपको 7 एग्जाम्स देने होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4. और ये सारे के सारे जो जीएस के पेपर होते हैं, ईच एंड एवरी कंप्राइज ऑफ 250 मार्क्स. उसके बाद है ना ये 4 मार्क्स हो गए, 4 पेपर हो गए, तो 1000 तो इसी का हो गया. उसके बाद एसए का पेपर आता है, तो एसए के पेपर में 250 मार्क्स, एंड देन आपका आता है ऑप्शनल. अब यूपीएससी ने ऑप्शनल क्यों बनाया होगा, क्योंकि बाकी सारे तो यहां पे तो सभी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, सभी ने उतना ही करना है, और सभी में एवरेज मार्क्स यहां पे सेम रहते हैं. तो जो भी आपका रैंक डिसाइड करना है वो आपका बैकग्राउंड क्या है उसने डिसाइड करना है.
सो यूपीएससी हैज गिवन यू द अपॉर्चुनिटी कि जो भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं उस बैकग्राउंड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी एक्सपर्टाइज है, उसको आप यहां पे शो कर सकते हैं। बट फिर भी मुझे समझ नहीं आती कि टेक्निकल बैकग्राउंड वाले व्हाई डिस्पाइट हैविंग टेक्निकल बैकग्राउंड दे चूज फॉर ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल, है ना। तो दैट मींस ये ऑप्शनल के दो पेपर होते हैं, दोनों के दोनों पेपर 250 मार्क्स के होते हैं, तो अल्टीमेटली 500 मार्क्स ये हो गया, एंड देन यूर इंटरव्यू 275 मार्क्स फॉर इंटरव्यू। अब ओवरऑल ये 2000 अराउंड पेपर बनता है और उसमें से 500 मार्क्स जो है आपके ऑप्शनल्स के हैं। सो ये क्राइटेरिया ऑप्शनल का, और ऑप्शनल का क्राइटेरिया बैक ऑफ द माइंड यूपीएससी के ये था कि आपका बैकग्राउंड जो एजुकेशन बैकग्राउंड, फॉर एग्जांपल कोई बीए से आ रहा है, कोई बीएससी से आ रहा है, कोई बीटेक से आ रहा है, कोई एमएससी करके इनफैक्ट आ रहे हैं, और इनफैक्ट कई तो एमबीबीएस करके भी आते हैं, है ना। सो वहां पे आपका जो आपने 3 या 4 साल पर्टिकुलर ग्रेजुएशन में दिए हैं, उस टाइम पे आपने कितना कुछ सीखा है उसको आपको यहां पे अप्लाई जरूर करना होता है ना। बट हम ज्यादा मैंने देखा है 90% स्टूडेंट इसके अगेंस्ट जा रहे होते हैं, ग्रेजुएशन में कुछ और पढ़ के आए होते हैं और वैसे बैठ के कुछ और पढ़ रहे होते हैं। सो दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि ऑप्शनल इज ऑल अबाउट योर एक्सपर्टीज, योर एक्सपीरियंस, एंड जितना आपने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ और इंटरेस्ट, है ना। अब आते हैं मैथ्स पे। सो व्हाई वी नीड टू टेक मैथ्स एज ऑप्शनल। सो मैंने बोला था वाई से अच्छा हमारी डिस्कशन इसके अराउंड रहेगी, वाई नॉट। तो पहली चीज जो आपको मैथ्स ऑप्शनल नहीं लेना चाहिए वो ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं इसमें, सो इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स देन यू आर नॉट गोइंग टू टेक, है ना, सर्वाइव फॉर मैथ्स ऑप्शनल। तो आप मैथ्स ऑप्शनल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इसका सिलेबस जो होता है हम सारी उस पर डिस्कशन करेंगे, क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन सी बुक फॉलो करनी होती है, कितने टाइम में होता है और कैसे कैसे इसको अचीव करना है। सो इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड या आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो इसका सिलेबस 8 to 9 या 10 मंथ्स का है, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आप 2 या 3 महीने तक सर्वाइव कर सकते हैं इस चीज को, जो आपके इंटरेस्ट की बात नहीं है, बट 10 महीने थोड़ी सर्वाइव कर लोगे। सो इफ यू हैव नो इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स डिस्पाइट योर बैकग्राउंड, इनफैक्ट इवन इफ यू हैव अ पीएचडी डिग्री, आपको मैथ्स ऑप्शनल के लिए नहीं जाना चाहिए। सो दिस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कि आप मैथ्स ऑप्शनल मत लो। दूसरा, आपके पास बैकग्राउंड, तो अगर आपका जो बैकग्राउंड है एटलीस्ट ग्रेजुएशन तक का जो मैथमेटिक्स है आपने पढ़ा होना चाहिए। ग्रेजुएशन तक का जो मैथमेटिक्स है जनरली, चाहे आपको लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड नई भी चीजें आती, वो हम सर्वाइव कर लेंगे, बट एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको ये पता हो कि डेरिवेटिव क्या होता है। आपको ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि डेरिवेटिव कैसे करना है वो मैं सिखा दूंगा, बट ये नहीं सिखा सकता कि डेरिवेटिव क्या होता है। मैं फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड करनी वो सिखा दूंगा, बट मैं ये नहीं सिखा सकता कि फंक्शन क्या होता है, बिकॉज वो वाली चीजें जो 11th एंड 12th की चीजें हैं। सो दैट्स व्हाई बैकग्राउंड में अगर वैसे तो ये माना जाता है कि ग्रेजुएशन, बट फिर भी हम काम चला लेंगे कि अगर आपने +2 तक मैथ्स पढ़ा हुआ है तो तब भी हम मैथमेटिक्स ऑप्शनल की बात कर सकते हैं, बट +2 से नीचे 10th तक जो भी है वो आप नहीं कर सकते। +2 वाले में क्योंकि वो बेसिक होता है, उसके ऊपर बिल्ड करी जा सकती है चीजें, है ना। तो ये आपके पास इफ यू हैव नो इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स तब आप नहीं लोगे, अगर आपका बैकग्राउंड टेक्निकल नहीं है तब भी आप नहीं लोगे। और तीसरा, आपके ऊपर अगर टाइम कॉन्स्ट्रेंट है, लेट्स से आप ये चाहते हैं कि मुझे तो सिर्फ एंड सिर्फ ऑप्शनल को जो है 4-5 महीने मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 महीने में करना है, तब आप मैथ्स ऑप्शनल के लिए नहीं जा सकते, बिकॉज मैथ्स ऑप्शनल का जो सिलेबस है वो बीएससी ऑनर्स लेवल का है। बीएससी ऑनर्स का मतलब ये है कि 80% ग्रेजुएशन का सिलेबस है और 20% पोस्ट ग्रेजुएशन का है। सो बेसिकली 3 साल हो गए ग्रेजुएशन वाले एंड 2 साल हो गए पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, तो दैट मींस 5 इयर्स का सिलेबस आपको अगर कवर करना है और बहुत टेक्निकल वे में कवर करना है, और ये ऐसा तो है नहीं कि ऑब्जेक्टिव है आपने थ्योरम का सिर्फ प्रूफ इग्नोर करके उसकी जो इंटरप्रिटेशन थी वो स्टूडेंट्स को करवा दी और उसके बेसिस पे आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको इन थ्योरम्स का प्रूफ भी करना पड़ता है, और कुछ थ्योरम्स ऐसी होती हैं जो पूरे लेक्चर में एक ही थ्योरम हो पाती है। So that's why time constraint इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। So you need to invest properly 10 to 12 months on this course। इसके अलावा अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि 10 to 12 मंथ से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, that is completely and completely a blunder। फिर उसमें आप अगर 10 to 12 मंथ से पहले इसको कवर कर रहे हैं तो उतनी ही मेहनत आपको मैथमेटिक्स में खुद करनी पड़ती है, क्योंकि इसकी कोई बुक पर्टिकुलर बुक नहीं है। आपको लीनियर अलजेब्रा का फॉर एग्जांपल एक पेपर देना है, तो लीनियर अलजेब्रा के अभी तक आप 10 इयर्स के या 5 इयर्स के पीवाईक्यूज भी उठा के देखोगे तो वो 5 ईयर के पीवाईक्यूज 5 या 7 बुक्स में से कवर होते हैं। सो हाउ कैन यू रेकमेंड कि एक बुक ये जाके पढ़ लो और इसमें से सारा कुछ आ जाना है।
तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोचिंग में ये हो जाती है कि आपको वो 5 to 7 बुक्स में जो अलग अलग जगह पे जो चीजें बिखरी हुई हैं, मैथमेटिक्स ऑप्शनल में आज तक कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो आउट ऑफ किसी बुक पढ़ाओ। द रीजन बीइंग कि ऑब्जेक्टिव पेपर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो जितने मर्जी बनाए जा सकते हैं, सब्जेक्टिव में हमेशा हमेशा आपके पास उसका सोल्यूशन होना चाहिए। तो जब भी पेपर प्लान होता है उसके साथ ही उसके सोल्यूशंस भी, क्योंकि जिन्होंने चेक करना है उनके पास उनके सोल्यूशन पड़े होते हैं। सो दैट्स वाई जो पेपर सेट कर रहा था उसके बैक ऑफ द माइंड ये रहा होता है कि अगर मैंने कोई क्वेश्चन प्लान करना है तो मुझे इसका सोल्यूशन भी देना पड़ेगा एग्जामिनर को, जो चेक कर रहे हैं। अगर वो सोल्यूशन या तो खुद बनाए या फिर इजी वे क्या होता है, किसी बुक में पढ़ा है वहां से उठा लो और उसका सोल्यूशन भी। तो दैट्स वाई मैथमेटिक्स की इजी बात यह है कि आपको इसका हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी बुक में से मिल जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज कि वो बुक ढूंढनी, अगर आप खुद ढूंढोगे तो 5 to 7 बुक्स में से उलझ जाना है ना। तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि जो वो 5 to 7 बुक्स में जो चीज आई हुई है, और मुझे लगता है मैथमेटिक्स में आप लास्ट 10 to 12 या 15 ईयर्स के पीवाईक्यूज ही कर लो, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो दैट्स वाई अब ये तो हो गया कि व्हाई नॉट। ये 3-4 चीजें मुझे लगता है कि इन चीजों के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको मैथ्स ऑप्शन के बारे में नहीं जाना चाहिए। नाउ इन जनरल अगर आप ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल चूज करते हैं, नॉट ओनली मैथमेटिक्स ऑप्शनल, कोई भी ऑप्शनल चूज करते हुए कुछ फंडामेंटल जो होते हैं जो अकॉर्डिंग टू मी ध्यान रखने होते हैं। पहला फंडामेंटल जो होता है वो ये होता है कि उसमें जो है स्कोरिंग पोटेंशियल, दैट इज स्कोरिंग पोटेंशियल। एक चीज जो मुझे स्टूडेंट्स की बहुत वियर्ड लगती है वो ये है कि दे वांट टू इन्वेस्ट फॉर जीएस क्लासेस में, वो 1 या 1.5 ईयर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट ऑप्शनल वो चाहते हैं 2 महीने में कवर हो जाए। ये मुझे बहुत वियर्ड एज अ टीचर स्टूडेंट्स की बहुत वियर्ड बात लगती है कि हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपका जो ऑप्शनल है वो 3-4 महीने में, जब आपने पूरी जर्नी में 1.5 साल रहना है। और इन फैक्ट ये एक्सपीरियंस की बात है, मैंने यहां पे काफी सारे स्टूडेंट देखे जो लास्ट 3 या 4 साल से इस जर्नी में हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कई बार पहली अटेम्प्ट में नहीं हो पाता। और यूपीएससी टफ इसीलिए क्योंकि एक बार अगर आपका अटेम्प्ट वॉश आउट हो गया तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर ही देना है। यूपीएससी बहुत ईजी होता अगर इसका साल में 2 या 3 पेपर होते तो बहुत ईजी होता। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपको वहां पे नॉलेज का टेस्ट है, आपके जो माइंडसेट और प्रेशर हैंडल करने का वो भी, क्योंकि आपका एक बार नहीं हुआ अब आपको पता नेक्स्ट ईयर ही देना है। सो ये एक ऐसा जाल सा बन जाता है जिसमें 4-5 साल कैसे निकल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता, बिकॉज एवरी ईयर आपको ऐसा लगता है कि बस थोड़े से मार्जिन से रह गया, इतना कर लेता तो मैं नेक्स्ट ईयर चले जाता ना। सो दैट्स वाई एक ऐसा जाल सा बन जाता है जिसमें से निकलना कई बार टफ हो जाता है। सो काफी सारे स्टूडेंट 4 या 5 साल इस जाल में फंसे रहते हैं, बट ऑप्शनल उनको वो चाहिए जो 5-6 महीने में कवर हो जाए। सो ये कई बार ना आप इस क्राइटेरिया से बाहर निकलो। सबसे पहले ऑप्शनल का पहला ही क्राइटेरिया ये होना, क्योंकि ऑप्शनल इज वेरी मच डिसाइडिंग फैक्टर है। पहला क्राइटेरिया ये होना कि जो भी ऑप्शन है वो टाइम कांस्टेंट, क्योंकि आप टाइम तो देने, आपने कौन सा जीएस 1 महीने में कवर कर लेना है। सो अगर आप किसी भी ऑप्शन के लिए जा रहे हैं तो उसमें इंक्वायर करो कि सबसे हाईएस्ट कितने आए हुए हैं। अब किसी ऑप्शन का पोटेंशियली 260 का है तो आप उसको 1 महीने में कवर करके क्या कर लोगे? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? सो दैट्स व्हाई द फर्स्ट पैरामीटर अकॉर्डिंग टू मी, टाइम कांस्टेंट जरूर होता है, बट टाइम कांस्टेंट तब होता है अगर मैं आपको बोलता कि आपका जीएस का सिलेबस तो 1 महीने का है, ऑप्शनल 10 महीने क्यों लगा रहे हो? बट जब आपका जीएस का सिलेबस ही प्री का फाउंडेशन का 1 ईयर का है, उसके बाद आपको मेंस की आंसर राइटिंग लिखनी है, एसेज लिखने हैं, एथिक्स प्रिपेयर करना है, सो इट विल टेक 1.5 और 2 ईयर्स। देन व्हाई यू आर थिंकिंग कि आपको 10 महीने बहुत ज्यादा लग रहे हैं, है ना? तो ये एक जनरली मैथ्स ऑप्शन के रिगार्डिंग ये तो बहुत लेंथी होता है, तो आप कौन सा 1 महीने में पेपर देने जा रहे हो? सो स्कोरिंग पोटेंशियल्स की बात करें, मुझे बाकी ऑप्शंस के स्कोरिंग पोटेंशियल का तो नहीं पता, बट मैथमेटिक्स में अभी तक के सबसे हाईएस्ट 386 आए हुए, और मैं हर बार बोलता हूं कि इसका जो स्कोरिंग पोटेंशियल है वो 400 प्लस का है, बट डोंट फॉरगेट कि इसमें जो है वो 100 या इनफैक्ट 30 मार्क्स भी आए हुए हैं। सो मैथमेटिक्स में ना आप एक्सट्रीमिटीज पे रहते हो, नथिंग इन बिटवीन। बाकी ह्यूमैनिटीज वाले ऑप्शन में आपको लगता है कि ठीक है ना, मतलब 125 एक पेपर में ऐसे आगे, दूसरे पेपर में 100 आगे, तो आप 200 के अराउंड रह सकते हो। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, आइदर यू गेट 300 प्लस और यू गेट 30 ओनली, है ना? तो दैट मींस क्योंकि आपका या तो क्वेश्चन पूरा ही ठीक है या फिर आपका बिल्कुल ही गलत है, पहले स्टेप में ही आपने प्लस माइनस की गलती कर दी तो 0 पे आ गया आप। हालांकि ह्यूमैनिटीज वाले में आपने पहली लाइन में कहीं पे कुछ वर्ड मिस्टेक कर दी तो आपका आंसर नीचे वैल्यूड हो जाता है। यहां पे आपने 2 की जगह पे लेट से -2 लिख दिया, नीचे गए आप सारा कुछ, चाहे आपकी कैलकुलेशन है। तो ये एक रीजन है, या तो ये आपको 300 प्लस पे लेके जाएगा या फिर आपको कहां पे लेके जाएगा 30 पे। अब 386 तो आए हुए और मल्टीपल टाइम्स 300 प्लस 350 प्लस स्कोर किया हुआ स्टूडेंट्स ने।
बट वो बहुत डेडिकेशन और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ होता है। जो 386 दिखते हैं हमें, ये वाले 30 या ये वाले 100 नहीं दिखता। तो ये प्रॉब्लम है कि ये 100 और 30 उनके आ जाते हैं जो बाकियों को देख के ऑप्शनल डिसाइड कर लेते हैं, बट बाद में या तो उनके पास एक्सपीरियंस की कमी होती है या फिर उनको कहीं ना कहीं पे इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। सो दैट्स व्हाई मैथमेटिक्स ऑप्शनल में पोटेंशियल वाइज अगर आप करेंगे तो पोटेंशियल इसमें 400 प्लस मार्क्स का है। द रीजन बीइंग कि कई बार इसमें एक जनरल ये भी बात होती है कि सर इसमें ना फिर स्केलिंग हो जाती है कि हम इतनी मेहनत क्यों करें जब इसमें स्केलिंग ही हो जानी। तो देयर इज नो सच थिंग। मैं इसको 3 साल हो गए बार बार कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं कि देयर इज नथिंग लाइक स्केलिंग इन मैथमेटिक्स। आप सोचो यूपीएससी ऐसा कैसे कर सकता है कि बाकी ऑप्शनल अगर 5 या 6 महीने में खत्म हो रहे हैं और आपको 5 साल का टेक्निकल सिलेबस है जो 10 to 12 मंथ में करना है, और जब आप इतनी टेक्निकलिटी के थ्रू इतनी मेहनत करके 10-12 महीने लगा के बाकियों से इतनी मेहनत ज्यादा करके एक ऑप्शनल प्रिपेयर करके जा रहे हैं और आपने 10 मार्क्स का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, वो आपको 6 मार्क्स या 7 मार्क्स क्यों देंगे? द रीजन बीइंग कि आपको मैथमेटिक्स जो है ना, प्रॉब्लम ये है कि वो एकेडमिक वाले जो मैथ्स के पेपर होते हैं और यूपीएससी का जो पेपर होता है, ये दोनों में डिफरेंस बहुत है। एकेडमिक वाले जो यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम्स होते हैं उसमें आपने अगर टू द पॉइंट बात कर दी और ज्यादा जो रिजल्ट यूज हुआ है उसको एलैबोरेट नहीं भी किया, आपका काम चल जाएगा। बट मैथमेटिक्स ऑप्शनल में ऐसा नहीं होता। आपको कोई भी रिजल्ट है उसको प्रॉपर जस्टिफाई करके आना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आता है, सेम क्वेश्चन 15 मार्क्स और सेम क्वेश्चन 20 मार्क्स में है, 1% भी उसमें कोई। बट 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आप कुछ चीजों को एलिमिनेट करके उसमें टू द पॉइंट बात कर सकते हैं तो आपको 5 मार्क्स देंगे। वो 15 मार्क्स वाले में कुछ चीजें इंप्लिसिट होती हैं हर एक क्वेश्चन में। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैले हैमिल्टन थ्योरम के बेसिस पे कोई क्वेश्चन कर रहा हूं तो उसको आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम अगर उसने 5 मार्क्स के लिए दिया तो मुझे सिर्फ कैले हैमिल्टन थ्योरम स्टेट करनी है। अगर वही क्वेश्चन 15 मार्क्स में आता तो मुझे कैले हैमिल्टन थ्योरम, उसने कुछ नहीं बोलेगा आपको, वो सिर्फ और सिर्फ ये बोलेगा आपको मार्क्स के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे लेंथ कितनी प्रोवाइड करनी है। सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन मैथमेटिक्स हमें ये लगता है कि मैथमेटिक्स में भी वो पेज भरने होते हैं। वो मैथमेटिक्स में यूपीएससी ऑप्शन आपसे करवाता है। आपको 5 मार्क्स का सेम क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई पेज भरने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट बात करके आ जाओ। सेम क्वेश्चन अगर 15 मार्क्स में आएगा तो आपको पेज भरने पड़ेंगे। वहां पे पेज भरना इन द सेंस जितना भी उसमें जो भी इंप्लिसिट चीजें हैं, जो भी थ्योरम यूज होनी है, जो रिजल्ट होना है वो आपको एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा। एंड फॉर एग्जांपल अगर आप उसमें उतना जस्टिफाई नहीं करके आए, 15 मार्क्स का है तो वो आपके मार्क्स कट कर लेगा, 10 पे लेगा, और इसी को मैं स्केलिंग बोल देता हूं। सो जनरली मैथमेटिक्स में देयर इज नथिंग लाइक स्केलिंग, बट स्केलिंग दिखती है स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को। वो इसलिए, मान लो मैं यूनिवर्सिटी का कोई पेपर अटेम्प्ट करके आया हूं और मैंने 5 मार्क्स का क्वेश्चन, तो हम ना जनरली मैथ में अपने जो मार्क्स होते हैं वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि मेरे इतने आने हैं और उतने ही आते होते हैं जनरली। बट यूपीएससी में ऐसे होता है कि जब हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं तो फिर हम इस हिसाब से प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, उसी मेंटालिटी से कि मैंने तो 15 मार्क्स का प्रॉपर किया था, यूनिवर्सिटी या स्कूल में तो 15 मिल जाते थे, कॉलेज में यहां क्यों नहीं मिल रहे? द रीजन बीइंग कि वो आपसे प्रॉपरली इसकी एक्सप्लेनेशन चाह रहे होते हैं। सो पहली मिथ ये है कि इसमें स्क्वेयरिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, स्केलिंग लाइक कुछ नहीं है। सो स्कोरिंग पोटेंशियल कोई भी ऑप्शन, नॉट ओनली मैथमेटिक्स ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन अगर आपने डिसाइड करना है, स्केलिंग पोटेंशियल मस्ट बी इन योर माइंड रेदर देन टाइम कांस्टेंट, वो बात की बात है ना। तो सेकंड जो है, ये पहला हो गया स्केलिंग पोटेंशियल। दूसरा आपके पास जो इसमें होनी चाहिए वो होती है प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी, अगर आप जीएस के क्वेश्चंस देखेंगे तो जीएस के क्वेश्चन में कभी आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि क्वेश्चन, सम टाइम्स ऐसा भी होता है कि कई बार स्टूडेंट्स को ना वो क्वेश्चन ही समझ नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही होती जीएस में, क्योंकि इतना मोल्ड कर देते हैं वो। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता। मैथमेटिक्स का 70 to 80% जो सिलेबस है, पेपर है, वो पहले ही प्रेडिक्ट हो जाता है कि कहां कहां से आना है। फॉर एग्जांपल लीनियर अलजेब्रा में, लीनियर अलजेब्रा अगर आपने कवर करना है, पहली बार अगर लीनियर अलजेब्रा कवर करना है तो इट विल टेक 1.5 months। बट लीनियर अलजेब्रा, और उसमें से सबसे ज्यादा लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कैलकुलस, इस तरह से आते हैं क्वेश्चंस, है ना। बट अगर आप लीनियर अलजेब्रा के 5 to 10 टॉपिक्स देख लोगे, उसी में से क्वेश्चन आते हैं। सो बट आप ऐसा नहीं है ना, एज अ टीचर अगर मैं बोलूं कि बस वो 5 या 10 टॉपिक ही कर लेते हैं तो वो फिर ब्लंडर होएगा, हो सकता है वो उसके बाद उठा लें। बट जनरल ऑन एन एवरेज टेंडेंसी यही रहती है कि इसी में से 5 या 10 टॉपिक्स में से आना है। सो 70 to 80% सिलेबस जो पेपर है मैथ्स का, वो आने से पहले प्रेडिक्ट हो जाता है कि आपके पास यही पेपर आना, इसी टॉपिक। हाँ, क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं, बट जो टॉपिक होता है उसी में से आता है हर बार। आप लास्ट 10 to 15 ईयर्स के क्वेश्चन आगे देख लो, हर बार पेपर उसी पैटर्न का ही आई जा रहा है ना। तो प्रेडिक्टेबिलिटी होती है कि आप जीएस में यही स्ट्रगल करते हैं कि आपका पेपर ना प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, बट यहां ऑप्शनल में भी आके अगर आप वही स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपको अगर क्वेश्चन में कोई भी ह्यूमैनिटीज वाला ऑप्शन है, उसमें आपको पहले क्या करना पड़ेगा,
ऑप्शनल या फिर वैसे जीएस के एग्जाम दे तो पहले आपको स्ट्रक्चर स्टार्टिंग पॉइंट लिखना पड़ेगा, फिर आपको मिडिल वाला स्ट्रक्चर बनाना, फिर आपको कंक्लूड कहां पे करना वो भी लिखना पड़ेगा। मैथमेटिक्स आपको ये फ्रीडम देता है कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट और कंक्लूजन हर क्वेश्चन में वहां जाके लिखने की जरूरत नहीं है। आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलता हूं कि ये एक मैट्रिक्स है और आप इसका इनवर्स बताओ, तो इनवर्स बताने के लिए आपको ये थोड़ी सोचना पड़ेगा वहां पे टू द पॉइंट जाके कि पहले इसको स्टार्ट कहां पे लिखूंगा, मैं जनरली ये लिखूंगा इनवर्स होता क्या है, नहीं ना। आपको पता है कि इनवर्स क्या होता है, जस्ट एंड जस्ट ये कर लो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। तो दैट मींस जो एग्जाम स्पेसिफिक जो उसमें वहां पे जाके ये चीजें करने की टेंडेंसी होती है, ये मैथ्स ऑप्शन में खत्म हो जाती है। आपको वहां पे जाके या तो क्वेश्चन आता है या नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वहां जाके क्वेश्चन फ्रेम, क्योंकि ऑप्शंस इतनी ज्यादा होती हैं। 3 आवर्स का पेपर है, 3 आवर्स के पेपर में आप वहां पे जाके अनसीन क्वेश्चन को देखोगे ही नहीं, छोड़ दोगे उसको। 8 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन करके 2 कंपलसरी होते हैं, बाकी वो भी मैं आगे सारा डिस्कस करता हूं। 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने, 3 चॉइस में निकल जाएंगे, है ना। अगर 3 क्वेश्चन चॉइस में निकल सकते हैं तो आपको वहां पे जाके अनसीन क्वेश्चन तो उठाना ही नहीं है, क्योंकि ना तो इतना टाइम होगा कि आप अनसीन क्वेश्चन को पहले रफली वगैरह करके देखोगे। आपको एक ही बात आती है, या तो वहां पे क्वेश्चन आपने देखा हुआ आता है या फिर नहीं आता, तो इससे अच्छा उसको छोड़ दो, बाकी का क्वेश्चन कवर कर लो। सो मैथ्स ऑप्शन में ऐसा नहीं होता कि आप वहां पे जाके देखेंगे जैसे 11th 12th में होता है कि चलो एक आधा क्वेश्चन इधर उधर से हो गया तो वहां कैलकुलेशन नहीं। यहां पे आपको सारे क्वेश्चंस गो थ्रू और आपकी आंखों या हाथ में से निकले होने चाहिए, तभी पेपर में होगा जाके। वहां इतना टाइम नहीं मिलता कि आप अनसीन क्वेश्चन को कर पाओ। तो इसीलिए मैथ्स ऑप्शन में स्ट्रगल ये ज्यादा होती है कि आपको हर तरह के क्वेश्चन, हर बुक में से क्वेश्चन कवर कर लेने चाहिए, है ना। तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट रिलाइंग ऑन दीज 5 to 10 टॉपिक्स। आपको सारा कुछ ही कवर करना पड़ता है, अदरवाइज 70 to 80% सिलेबस जो है पूरे का पूरा मैथ्स ऑप्शन में क्या होता है, प्रिडिक्टेबल होता है। सो प्रिडिक्टेबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको किसी भी ऑप्शन को डिसाइड करने में हेल्प करता है। नाउ द थर्ड फैक्टर जो किसी भी ऑप्शन में, नॉट ओनली मैथमेटिक्स ऑप्शनल, थर्ड इज लीस्ट सब्जेक्टिविटी। लीस्ट सब्जेक्टिविटी मुझे मैथ्स ऑप्शनल का ना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एक तो स्कोरिंग पोटेंशियल और एक ये लगता है लीस्ट सब्जेक्टिविटी। लेट्स से आप, है ना, जनरली हम छोटे होते ये बोल के आते हैं ना कि हम शायद एग्जामिनर का मूड खराब होगा, उसने मार्क्स नहीं दिए, है ना। तो जनरली जीएस के जो आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, आपका क्वेश्चन राइट हो सकता है बट करेक्ट नहीं हो सकता। आई एम राइटिंग, है ना, आई एम यूजिंग टू वर्ड्स, राइट होना और करेक्ट होना, ये दोनों में डिफरेंस होता है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल जो आपने लिखा है वहां पे राइट हो सकता है बट वो करेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि करेक्ट होना वो एग्जामिनर की सब्जेक्टिविटी पे डिपेंड करता है। वो उस पर्सपेक्टिव को, उस चीज को, उस एक पर्टिकुलर टॉपिक को किस पर्सपेक्टिव से देख रहा है। आपका पर्सपेक्टिव कुछ अलग हो सकता है, उसका अलग हो सकता है। सो दैट मींस डिस्पाइट हैविंग राइट आंसर, यू आर नॉट गोइंग टू बी, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। सो करेक्शन, दैट्स व्हाई वहां पे मॉडल आंसर मॉडल आंसर मॉडल आंसर लिखते हैं, आपको इनके अराउंड घूमना है। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता। चाहे हमारे एग्जामिनर का मूड जितना मर्जी खराब हो, अगर आपको ए इनवर्स पूछा गया है या फिर आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी पूछी गई है या कुछ भी इस तरह का है, तो वो उसके लिए भी सेम पर्सपेक्टिव है, मेरे लिए भी सेम पर्सपेक्टिव है। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिपेंड कि हाँ वो चेक कैसे करेगा इसको, वो चेक करना उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर हम ठीक करके हैं तो उसको मार्क्स उसके देने ही पड़ेंगे। सो दैट्स व्हाई आप ऑप्शनल डिसाइड करते हुए जीएस में यही स्ट्रगल रहती है कि आपके, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला हमारे 7 पेपर होने मेंस में, 7 में से 5 पेपर जो है वो 5 पेपर सब्जेक्टिविटी पे डिपेंड करते हैं। सब्जेक्टिविटी इन द सेंस कि आपको GS1 GS2 GS3 GS4 एसेज तक क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्टिविटी के साथ खेलना पड़ेगा कि आपका क्वेश्चन आपने कुछ लिख के आए हो सकता है उसको पर्सपेक्टिव अच्छा ना लगे, और आप अगर टेक्निकल, और ये उसके लिए बातें करें हम, देखो जिसके पास तो टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है उसके लिए तो फिर मजबूरी हो जाती है, उसको तो वो करना ही पड़ेगा। बट जो टेक्निकल बैकग्राउंड है उसके लिए हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी ने बीएससी बीए विद मैथ्स और बीटेक करी हुई है, तो फिर आप सोचो कि आपके पास एक एस्केप रूट है कि आप उस सब्जेक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं यहां पे आके। अगर उधर भी, इसीलिए ना आप देखेंगे जीएस में 50% से ज्यादा मार्क्स स्कोर ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहां सब्जेक्टिविटी बहुत है। आप जितना मर्जी आपका मॉडल आंसर से भी अच्छा आंसर लिखा है, आपको 6 से ज्यादा मिलते नहीं। 6 मार्क्स लेना आउट ऑफ 10 ऐसे माना जाता है कि दुनिया का सबसे बेस्ट आंसर लिखा है इसने। 6 मार्क्स अगर आपको 10 में से मिलते हैं तो दुनिया का बेस्ट आंसर आपका माना जाएगा, और बहुत अच्छी कैलीग्राफी अगर राइटिंग में लिख के आओगे तो, है ना। बट इसीलिए जीएस में जो जीएस 1 2 3 4 है, 50% मार्क्स जो ऑन एन एवरेज रहते हैं। ऑप्शनल में क्या होता है, ऑप्शनल में भी अगर आप उसी फैक्टर से जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ह्यूमैनिटीज वाला ऑप्शनल उठा रहे हैं,
अगर आपके पास टेक्निकल बैकग्राउंड तो आप फिर उसी जाल में फंस रहे हैं 50% वाले में, सब्जेक्टिविटी में, है ना। बट अगर आपको कोई, मैं ए इनवर्स की बात इसलिए कर रहा हूं कि सभी ने 12th तक सोचा सीखा होता है कि अच्छा ए इनवर्स, अदरवाइज मैं बहुत टेक्निकल यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी वाला यहां क्वेश्चन लिख दूंगा तो आप डर जाओगे। सो दैट्स व्हाई ए इनवर्स की बात कर रहा हूं। अगर आपसे ए इनवर्स पूछा गया है तो आपका क्वेश्चन अगर बिल्कुल ठीक है तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। और वहां जाके आपको क्वेश्चन स्पेसिफिक कुछ नहीं प्रिपेयर करना कि इसके स्टार्टिंग में ये लिखूं एंड में लिखूं। सो टेक्निकल बैकग्राउंड होना इज अ ब्लेसिंग, बट हम उसी को क्या बना रहे हैं ना, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कि नहीं नहीं हमें मैथ्स ऑप्शनल के लिए टेक्निकल, अगर आप फिजिक्स बैकग्राउंड से तो फिजिक्स ऑप्शनल हो। तो ये वाले ऑप्शंस का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बट द प्रॉब्लम इज कि मार्केट में इनकी गाइडेंस नहीं है और मार्केट में उतनी अवेयरनेस नहीं है। डीमोटिव 3 साल पहले और आज वाले में ये डिफरेंस है कि जब मैं पहली बार यहाँ पे ऑप्शनल के रिगार्डिंग डेमो देने आया था तो मुझे 1 घंटे की डेमो में से 45 मिनट स्टूडेंट्स को यही रियलाइज करवाने में कि मैथ्स ऑप्शनल हो सकता है। लास्ट 15 मिनट्स में हमने डिसाइड किया कि मैथ्स ऑप्शनल का सिलेबस ये होता है, ऐसे कवर करना है, क्योंकि वहां पे 3 साल पहले मैथ्स ऑप्शनल की चंडीगढ़ में आप बात ही नहीं कर सकते थे। आज एटलीस्ट ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं या कुछ भी आपसे मैं बात कर रहा हूं तो आपके माइंड में कि मैथ्स ऑप्शन कुछ होता है, किया जा सकता है, इट इज पॉसिबल टू कवर, कि ये भी एक ऑप्शन वैसा ही है, नॉर्मल ऑप्शन है जैसे बाकी ऑप्शन है। बट 3 साल पहले चंडीगढ़ में ऐसी बात नहीं कर सकते थे, है ना। सो वो इसलिए क्योंकि अराउंड जो है वो नेगेटिविटी बहुत है। और जब आप मैथ्स ऑप्शन के लिए जाएंगे भी, आप मैथ्स ऑप्शन में सपोज करो आपके 10 का ग्रुप है, आप अगर अकेले टेक्निकल बैकग्राउंड के साथ आपने डिसाइड कर भी लिया, 9 स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज वाले होंगे, वो आपको हर टाइम ये रियलाइज करवाते रहेंगे कि तूने गलती कर ली है, क्योंकि बहुत पढ़ना भी पड़ता है ना। उनका जो सिलेबस है वो 3-4 महीने में 5 महीने कवर हो जाएगा, आप 10 महीने लगा रहे होंगे, तो वो 5 महीने तक तो ठीक होता है क्योंकि सारे पढ़ रहे होते हैं। जो 5+ मंथ में आता है ना, वो आपको ईच एंड एवरी डे ये रियलाइज करवाएंगे कि तेरी सबसे बड़ी लाइफ में गलती ये थी कि मैथ्स ऑप्शन ले जाना। सो आपको इसके लिए माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको अपने ग्रुप में 9 स्टूडेंट से भी लड़ना है और सोसाइटी से भी लड़ना है कि तो पागल है मैथ्स ऑप्शन के लिए चला गया। सो ये एक बहुत बड़ा यू कैन से माइंडसेट करोगे। सो प्रेडिक्टेबल लीस्ट सब्जेक्टिविटी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर अगेन। जब आप, हाँ अगर टेक्निकल बैकग्राउंड है फिर तो ठीक ही है। सो प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए और स्कोरिंग पोटेंशियल होना चाहिए, लीस्ट सब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, इस तरह के। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स को कवर कैसे करना है ना। तो मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करते हैं अब थोड़ा सा। पहले तो हमने इन जनरल, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ना लेट्स से आर्ट्स बैकग्राउंड से भी होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे होता है कि आज हम टीचर्स ने ना स्टॉल ही लगाए हैं बेसिकली। आज मॉर्निंग 8 o'clock से लेके शाम को 5:30 बजे तक अलग अलग टीचर्स अपने इंडक्शन देंगे। सो कई बार स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि चलो चल के देखते हैं स्टॉल कैसे कैसे लगे हुए हैं, तो कई बार स्टूडेंट्स मॉर्निंग में ऐसे भी आ जाते हैं कि चलो देखते हैं क्या होता है। सो दैट्स व्हाई पहली हाफ डिस्कशन मुझे इसके अराउंड रखनी पड़ी कि आपको ऑप्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, नॉट ओनली पर्टिकुलर मैथ्स ऑप्शनल। तो मैंने उसके पर्सपेक्टिव से समझाया। अब मैं पर्टिकुलर टेक्निकलिटीज पे आ जाता हूं। तो अब यहां से आगे सिर्फ वही स्टूडेंट सर्वाइव करेगा जिसने क्या किया, वो मैथमेटिक्स सुना हुआ है ग्रेजुएशन तक, ठीक है। तो यहां तक आप मेरे स्टॉल से आगे जा सकते हैं जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और आपने ग्रेजुएशन तक या +2 तक मैथमेटिक्स नहीं सुना हुआ, तो फिर यहां तक आपके लिए ऑप्शनल की इंडक्शन, मैथ्स ऑप्शन की इंडक्शन खत्म होती है। टाइम कांस्टेंट वो सब कुछ मैंने बता दिया है। अब आगे इसको कब, फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि इसको कवर कैसे किया जा सकता है, सो वो हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, कैसे कवर करना है। और हाँ, तीसरी बात जो हम इस पे आएंगे कि हाउ टू कवर मैथ्स ऑप्शनल। तो एक क्लास में आपको कभी भी ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि हाउ टू कवर मैथ्स ऑप्शनल। सो इसके लिए बाकी हमारे पास जो हमारे इंस्टीट्यूट है, 2 या 3 डेमो क्लासेस तो हर एक ऑप्शनल या वैसे भी मिलती हैं आपको। बट क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड है और 1 या 2 क्लासेस में ना तो आप अपना पोटेंशियल चेक कर पाते हो, ना आप टीचर को जज कर पाते हो। क्योंकि ह्यूमैनिटीज वाले ऑप्शन में अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई, लेट्स से हिस्ट्री में कोई चीज नहीं समझ आई, तो उसमें टेक्निकलिटी नहीं होती, आप कोई और बुक पढ़ोगे आपको वहां से समझ आ जाएगी। मैथ्स में आपको कंप्लीटली एंड कंप्लीटली टीचर पे रिलाई करना पड़ता है। आप बुक ढूंढने पे कभी नहीं जा सकते और बुक देखोगे भी तो आपको वहां से चीज समझ नहीं आनी, इतनी टेक्निकलिटी होती है। सो दैट्स व्हाई मैथमेटिक्स में टीचर के ऊपर डिपेंडेंस 100% रहती है, नॉट 99% भी। 100% आपको टीचर पे डिपेंड करना पड़ेगा। सो 1 या 2 क्लासेस में आप डिसाइड नहीं कर पाते कि ये टीचर हमें इसके गो थ्रू हो जाएंगे या नहीं होंगे। सो दैट्स व्हाई मैंने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करी थी कि ड्यू टू टेक्निकल बैकग्राउंड मुझे एटलीस्ट 7 to 10 डेमो क्लासेस का मौका दिया जाए। सो दैट्स व्हाई
अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो यू विल गेट मोर 7 to 10, मतलब 1 वीक या 1.5 वीक की डेमो क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल रहेंगी, जिसमें एक या 1.5 टॉपिक कवर हो जाएगा आपका। और जो भी इनफैक्ट आपका पर्टिकुलर टॉपिक होगा, सर मुझे ये टफ लगता है, आप ये करके दिखा दो, तो हम वो भी कवर कर पाएंगे। नॉट ओनली कि मैं डिसाइड करूंगा कि ये वाला हम टॉपिक कर लेंगे। सो जब भी हम आएंगे, जो भी आपको टॉपिक लगता है, क्योंकि हर एक टीचर के पास कुछ तो एक्सपर्टीज होती है। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं लेक्चर स्टैंड पे, तो मुझे पास एक टॉपिक की तो एक्सपर्टीज होएगी ना, तो मैं अगर वही करवा दूंगा वहां पे, तो मुझे लगता है कि फिर वो ब्लंडर है। सो दैट्स व्हाई 7 to 10 डेज की विंडो है। आप 7 to 10 डेज अगर 7 अलग अलग टॉपिक्स भी डिसाइड करेंगे, तो हम वो भी अलग अलग टॉपिक्स करके देख लेंगे। सर ये पर्टिकुलर टॉपिक मुझे टफ लगता है, क्योंकि मैंने बोला है मैथ्स ऑप्शनल में मेरे स्टॉल पे सिर्फ वही स्टूडेंट आएगा जिसने पहले इंक्वायर किया होगा, उसको पता होगा कि ये इजी होता है, ये टफ होता है। अगर आप इस इंडक्शन के बाद डिसाइड कर रहे हैं कि हां सर ने अच्छा बोल दिया है, 400 मार्क्स आ सकते हैं, प्लीज मैथ्स ऑप्शन मत लेना। अगर आप इस इंडक्शन के बाद ये सोच रहे हैं कि हां अब हो जाएगा मैथ्स, नो। आप अगर पहले क्लास में सोच के आए थे कि मैंने सिलेबस देखा हुआ है, सिलेबस देख के फिर मैंने ये भी डिसाइड किया कि ये वाले इजी होते हैं, ये वाले टॉपिक टफ होते हैं, जो टफ टॉपिक है उनके लिए टीचर की जरूरत है, देन यू आर जेन्युइन स्टूडेंट। और ऐसे स्टूडेंट क्लास में बैठने चाहिए, और ऐसे स्टूडेंट ही डिजर्व करते हैं कि आप मैथ्स ऑप्शन टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए जाओ। अदरवाइज मैं आपको ये डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा कि आप मैथ्स ऑप्शन के जा नहीं सकते, बट आप में वो डेडिकेशन आनी चाहिए मैथ्स ऑप्शन के लिए अलग से, वो अलग होती है जो आपको बाकी ह्यूमैनिटीज वाले ऑप्शन से अलग बनाती है। सो दैट्स व्हाई हाउ मैथ्स ऑप्शन, उसमें हम 7 to 10 डेज की विंडोज रखेंगे। मैं अभी आपको अपना जो है कॉन्टेक्ट शेयर कर दूंगा, आपने उस कॉन्टेक्ट पे मुझे मैसेज कर देना है, हम एक ग्रुप बना लेंगे और उस ग्रुप में आपको नेक्स्ट 7 to 10 क्लासेस के जूम के लिंक आते जाएंगे, हम उसमें डिसाइड करते जाएंगे कि कैसे करना है आगे। ठीक है, तो मैं लास्ट में नंबर शेयर करता हूं, वहां पे आप अपना अपना कॉन्टेक्ट अपना अपना नेम लिख के भेज देंगे, मैं आपको लिंक शेयर कर दिया करूंगा। सो ये नेक्स्ट रहेगा। ओके, मैथमेटिक्स ऑप्शनल के अगर हम सिलेबस की बात करें, तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल का जो सिलेबस है वो मैं आपको बता चुका हूं। इट इज गोइंग टू बी बीएससी ऑनर्स। बीएससी ऑनर्स दैट मींस अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरह से, कुछ यूनिवर्सिटीज में कहीं कहीं तक पढ़ाया जाता है, कहीं तो ये सिलेबस पूरे का पूरा 95 से लेकर 99% दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस से इन्फ्लुएंस है। सो जो डीयू वाले स्टूडेंट होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले, उनको 1% भी इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। पंजाब यूनिवर्सिटी वाले, हरियाणा यूनिवर्सिटी वाले, कोई भी और यूनिवर्सिटी, एचपीयू या कुछ किसी भी और तरह की स्टेट यूनिवर्सिटी है, उनमें कुछ टॉपिक आपने अलग से करे होते हैं, कुछ टॉपिक अलग से करे होते हैं। तो आपको ग्रेजुएशन के जैसे फिजिक्स वाले टॉपिक होते हैं, जनरली पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेजुएशन आप करोगे तो उसमें फिजिक्स, मैकेनिक्स एंड डायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, मैकेनिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ऐसे टॉपिक्स नहीं करवाए जाते, वो एमएससी में आते, तो इसीलिए ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स को वो टफ लग रहे होते हैं। बट कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला स्टूडेंट है, उसको लगता ही नहीं कि वो यूनिवर्सिटी के बाहर का कोई सिलेबस कर रहा है, क्योंकि ये सिलेबस एज इट इज कॉपी हुआ है वहां से। ठीक है, सो मैथमेटिक्स ऑप्शनल के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में मैथमेटिक्स दो तरह का होता है, दो पेपर होते हैं। फर्स्ट वन इज प्योर मैथमेटिक्स एंड द सेकंड वन इज अप्लाइड मैथमेटिक्स। ओवरऑल 13 टॉपिक्स हैं इसमें, और वो 13 टॉपिक्स को सेग्रीगेट करते हैं किस तरह से होते हैं। तो फर्स्ट वन इज प्योर मैथमेटिक्स, सेकंड वन इज अप्लाइड मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स में फर्दर दो कैटेगरीज आती हैं हमारे पास। द फर्स्ट वन इज अलजेब्रा एंड द सेकंड वन इज एनालिसिस। जो अलजेब्रा होता है, अलजेब्रा फर्दर दो तरह का, फर्स्ट वन इज लीनियर अलजेब्रा, जिसमें जो फर्स्ट पेपर का पार्ट है दैट इज लीनियर अलजेब्रा एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ पेपर 1। एंड देन द सेकंड वन, इसकी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, कुछ भी आज लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, जस्ट एंजॉय, है ना। आज आप मूवी देख रहे हैं सिर्फ, दैट्स इट है। इसकी जैसे जैसे आप मुझे मैसेज, हम ग्रुप बनाएंगे जो भी, इसकी पीडीएफ एज इट इज जो मैंने बनाई हुई है वो आपके पास शेयर हो जाएगी। ठीक है, तो वो सारा सिलेबस हमारे पास लीनियर अलजेब्रा एंड द सेकंड वन इज मॉडर्न अलजेब्रा। सो मॉडर्न अलजेब्रा जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ पेपर 2। सो ये अलजेब्रा वाला प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट आ गया। तो ओवरऑल 13 टॉपिक्स हैं, 6 फर्स्ट पेपर में है, 7 सेकंड पेपर में है। तो ऐसे समझ लो कि मैं 13 बुक्स पढ़नी है, और 13 बुक्स तो मैं बोल रहा हूं 13 टॉपिक पढ़ने हैं, हर एक बुक 4-4 या 5-5 बुक्स में से कवर होता है। सो मैथमेटिक्स ऑप्शनल अगर आपको कवर करना है तो इट इज इक्विवेलेंट कि आपको 50 to 60 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। ब्लंडर है ये तो, है ना। बट हाँ, मैथ्स की अच्छी बात मुझे ये भी लगती है, हाँ एक चीज और मैं अभी आपको बोलने वाला हूं, मैथ्स ना आपको एक ऑप्शन बी भी जरूर देता है। ऑप्शन बी, मैथ्स आपको ऑप्शन बी जरूर देगा। ऑप्शन बी कैसे? जनरली हमें ना ये बोल दिया जाता है कि ये तो मैथ्स ऑप्शन वाले हैं, इनका सी सेट बहुत स्ट्रांग है, जबकि ऐसा होता नहीं। क्योंकि मैथ्स ऑप्शन में जो हम सिलेबस पढ़ते हैं वो +2 के बाद वाला होता है, सी सेट में 10 तक का आता है।
तो ये जो मेरे स्टूडेंट है ना, वो इस चीज से काफी स्ट्रगल करते रहे हैं लास्ट 1-2 साल में। कहते हैं सर, हमें हर कोई बोलता है कि तेरा तो मैथ्स ऑप्शनल है तो हमें सी सेट पढ़ा दो, तेरा तो ऐसे ही हो जाना है, बट ऐसा नहीं होता। लास्ट 2 साल से देखेंगे सी सेट की टेंडेंसी बहुत टफ आ रही। सी सेट बेसिकली उन्होंने क्या किया, और एक्चुअल में ऐसा होना ही चाहिए था, वो तो पहले चलता गया तो चलता गया। पहले उसमें बैंकिंग एंड एसएससी वाला फैक्टर हैवी हो गया था। अब आपका जो सी सेट वो मैनेजमेंट लेवल का है, मतलब कैट लेवल का है ना, जीमैट लेवल, उस लेवल का सी सेट पूछते हैं आपसे। अब आप एसएससी और बैंकिंग लेवल की ट्रिक्स करके सर्वाइव नहीं कर सकते। सो यू नीड बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आप कोई भी ट्रिक लगा रहे हैं तो उस ट्रिक के पीछे का एल्गोरिदम क्या है, क्योंकि उन्होंने ट्रिक हटा देनी है, एल्गोरिदम से क्वेश्चन पूछना है। सो व्हाट, मैं इसको जनरली जो है ऑफिशियली प्रॉमिस तो नहीं कर रहा, बट इस बैच में जो भी मैथ्स ऑप्शन के लाएगा उसको मैं सी सेट फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा। तो ये आपका, और ये बाकी के ये डिसाइड अभी मैं डिस्कस करूंगा। और हाँ, मुझे लगता है कि अलाउ हो जाती है तो सी सेट जो हमारा मैनेजमेंट लेवल का, कैट लेवल का, और ये आपको बाकी स्टेट्स एग्जाम करने में भी हेल्प करेगा। क्योंकि जनरली स्टूडेंट की टेंडेंसी होती है पहले 1-2 साल क्या करते हैं यूपीएससी, उसके बाद फिर स्टेट्स एग्जाम पे आ जाते हैं। स्टेट एग्जाम में तो फिर है ही सारा सी सेट। क्योंकि आपके साथ ना एक बात याद रखना, आप जब आप जीएस पढ़ के जाते हैं, स्टेट एग्जाम देने जाते हैं, तो आप जीएस में आपका कोई कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि आपने जीएस बहुत डेप्थ में पढ़ी होती है। बट आप बाकियों से इसलिए बहुत पीछे हो जाते हैं कि जो यूपीएससी वाले होते हैं उनका कोई स्टेट, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल कर ली होती है, कई बार ऐसा होता है कि वो स्टेट के एग्जाम, जो डी ग्रेड का एग्जाम है, वो भी क्लियर नहीं कर पाते। द रीजन बीइंग कि वो यहां स्ट्रगल करते हैं, उनका सी सेट बहुत वीक होता है। तो मैं कोई भी, आप चाहे वो जीएस वाला है, चाहे जैसे मर्जी कोई भी ऑप्शन वाला है, मैं हमेशा यही बोलता हूं कि चाहे आप यूपीएससी का जो मेन कोर्स है वो 1-1.5 महीना लेट कर लो, बट सबसे पहले सी सेट बहुत स्ट्रॉन्ग करके आओ। क्योंकि सी सेट आपके लिए मल्टीपल एग्जाम्स के रास्ते खोलता है ना। तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, जो सी सेट है वो भी आपको मैनेजमेंट लेवल का सी सेट जो है वो हम डेफिनेटली क्लासेस में कवर कर लेंगे अलग से। मतलब ऐसे नहीं कि ऑप्शनल के टाइम पे होगी, अलग से हम डिसाइड कर लेंगे कि इनकी इवनिंग में 1 महीने के लिए क्लासेस, 1 या 1.5 महीने में हम अपना सी सेट मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन है वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक आपको वो भी एक ऑप्शन देगा। और दूसरा ये, क्योंकि आप अगर इस फील्ड में आएंगे, लेट्स से मैथ्स ऑप्शन के लिए जाते हैं, तो आपको 10 to 12 मंथ्स इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे, है ना। और जीएस पढ़ते पढ़ते कई बार मैंने पहले भी बोला कि स्टूडेंट इसमें 2 साल लग जाते हैं। जो 1 साल सोच के आता है वो फिर सिर्फ सिलेबस ही कवर करता है। इट इज टफ टू क्रैक दैट एग्जाम, वेरी टफ, बट नॉट इम्पॉसिबल। पॉसिबल है 1 साल, बट वो करते हैं जो ग्रेजुएशन के 2nd ईयर, 3rd ईयर या 1st ईयर से स्टार्ट कर रहे होते हैं। अदरवाइज 1 साल में तो आपको समझ ही आती है कि अच्छा इतना सिलेबस है, ऐसे कवर करना है, फिर लिखना भी उसको। सो अल्टीमेटली आप ये सोच के रहो कि आपको 2 साल इस फील्ड में रहना है, तो कितना अच्छा हो कि अगर आपको 2 साल में एमएससी की डिग्री भी मिल जाए साइड बाय साइड। कॉरेस्पॉन्डेंस बोलूंगा प्राइवेट, सिर्फ आपने एग्जाम देने हैं, 4 सेमेस्टर के एग्जाम्स होते हैं। अब 4 सेमेस्टर के एग्जाम्स, दैट मींस आप ऑप्शनल कवर कर रहे हैं, आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना, और आपका साथ में जीएस चल रहा है। 6 महीने के बाद आपको एक बार एग्जाम दे देने हैं, 5 एग्जाम। सो इट इंप्लाइज इसमें हालांकि वो बाद की बात है, बट फिर भी मैं बोलता हूं कि ये ऑप्शनल आपको सोचो एक प्लान बी साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी दे रहा है। जनरली मैं हमेशा 3 साल से स्टूडेंट को यही गाइड कर रहा हूं। और ये जो है बेसिकली अगर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर करनी है तो पंजाब यूनिवर्सिटी में एक पार्शियलिटी है, जो प्राइवेट कर सकते हैं वो सिर्फ गर्ल्स कर सकती हैं, बॉयज प्राइवेट नहीं कर सकते। सो दैट्स द प्रॉब्लम कि वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए ज्यादा अच्छा हो जाता है कि आपके पास एक ऑप्शनल कवर करते हैं, जीएस कवर करते और यूपीएससी करते करते एक एमएससी की, तो साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है आपका वो हट जाता है कि आपने 2 साल टाइम ही वेस्ट किया है। अदरवाइज यू हैव अ डिग्री विच इज प्रेस्टीजियस, एमएससी मैथमेटिक्स, है ना। सो दैट्स व्हाई मैथ्स आपके लिए ये ऑप्शन एक क्रिएट कर सकता है, और आप मैथ्स कल को जहां मर्जी जाके खड़े होकर पढ़ाने लग जाओ, पैसा ही पैसा है ना। जनरली स्टूडेंट जो, आप ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते, बट मैथमेटिक्स लोगों का डर है, और उस डर को अगर आप अपनी ताकत बना लोगे तो इट्स ऑल अबाउट ना सर्वाइविंग इन सोसाइटी। एंड समटाइम्स सर्वाइविंग इज नॉट ऑल अबाउट ड्रीमिंग, है ना, अचीविंग योर ड्रीम जॉब। समटाइम्स हमें अपने आप को कुछ ना कुछ ऐसी भी पोटेंशियल क्रिएट करने होते हैं जो हमें सर्वाइव करने में हेल्प करें। सो मैथमेटिक्स आपको वो भी एक करेगा कि आपका टेक्निकल बैकग्राउंड एस्पेक्ट इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप कल को कहीं ट्यूशंस भी पढ़ाना चाहते हैं या कहीं पे भी, तो वो भी आपका एक स्ट्रांग हो जाएगा। सो ये एक पर्सपेक्टिव है। वापिस आते हैं, हमारे पास प्योर मैथमेटिक्स ये आ गया,
अलजेब्रा एंड मॉडल अलजेब्रा एंड देन एनालिसिस। एनालिसिस तीन तरह का होता है। सबसे पहले हमारे पास आएगा कैलकुलस, दैट इज अ पार्ट ऑफ पेपर 1, देन रियल एनालिसिस, दैट इज अ पार्ट ऑफ पेपर 2। टेक्निकलिटीज मैं कोई क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि क्वेश्चंस अगर हम करेंगे तो क्वेश्चंस 1 घंटे में कितने ही कर लेंगे। सो दैट्स व्हाई वी हैव 7 to 10 डेज विंडो, जिसमें हम एक्सटेंसिवली कवर करेंगे उसको, है ना। तो दैट्स व्हाई आज सिर्फ और सिर्फ जान पहचान है। सो ये आ गया, दिस इज अ पार्ट ऑफ पेपर 1, रियल एनालिसिस अ पार्ट ऑफ पेपर 2, एंड देन वी हैव कंप्लेक्स एनालिसिस, एंड कंप्लेक्स एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ आवर पेपर 2। तो टोटल हमारे पास जो प्योर मैथमेटिक्स होता है उसमें 5 टॉपिक ये वाले आते हैं। सो लीनियर अलजेब्रा, मॉडल अलजेब्रा, कैलकुलस, रियल एनालिसिस, कंप्लेक्स एनालिसिस। अब बात करते हैं हम अप्लाइड मैथमेटिक्स की। सो वी हैव अप्लाइड मैथमेटिक्स को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, और ये उन्हीं को समझाएगी जिन्होंने ग्रेजुएशन तक पढ़ा। द फर्स्ट पार्ट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, द सेकंड पार्ट इज जो आपका फिजिक्स वाला पोर्शन होता है, एंड द थर्ड इज मिसलेनियस। टोटल 13 टॉपिक है। तो 13 टॉपिक की जो कैटेगराइजेशन है वो इस तरह से होती है। पहला प्योर मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स में 2 तरह के टॉपिक आते हैं, फर्स्ट इज अलजेब्रा एंड देन एनालिसिस, और देन वी हैव अप्लाइड मैथमेटिक्स, एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स में 3 तरह के कैटेगरीज आती हैं। सो वी हैव डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन फर्दर 2 तरह की होती है। द फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पार्ट ऑफ पेपर 1, एंड देन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन and partial differential equation is a part of our paper 2. then फिजिक्स के 2 पोर्शन होते हैं इसमें, तो इसमें फिजिक्स के 2 पार्ट आते हैं। द फर्स्ट वन इज स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, जिसमें सबसे ज्यादा डर लगता है ना, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। जो इंजीनियर्स होते हैं उनको सबसे ज्यादा डर जो है वो इस पार्ट से लग रहा होता है, ये वाले पार्ट से। मॉडर्न अलजेब्रा, कैलकुलस एंड रियल एनालिसिस, ये सबसे ज्यादा डरावना है इंजीनियर्स के लिए। बट जो बीएससी या एमएससी वाले होते हैं उनके लिए सबसे इजी, क्योंकि उनको क्रैमिंग की आदत पड़ चुकी होती है ना। वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरम्स को क्रैम करके आ रहे होते हैं, तो उनको ये वाली आदत पड़ चुकी है। तो उनके लिए जो बीएससी और एमएससी वाले हैं, फिर उनके लिए ये वाले स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ पेपर 1, एंड देन वी हैव फ्लूइड डायनेमिक्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ पेपर 2। बट ये ना, इसमें भी मैंने बोला है कि आपको कुछ टॉपिक कवर कर लें, जैसे नेवियर स्टोक्स इक्वेशन हो गया, इस तरह के क्वेश्चन टॉपिक्स होते हैं जिसमें 100% 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। सो एक्सटेंसिवली अगर नहीं भी करना चाहते आप, इनमें टॉपिक स्पेसिफिक कर लेंगे, वो भी आपको सर्वाइव करवा देगा। देन मिसलेनियस, तो वी हैव 5 हमने प्रीवियस में देखे हैं, 6, 7, 8, 9 हो गए। मिसलेनियस में 4 टॉपिक्स आते हैं हमारे, जो किसी कैटेगरी में नहीं आते। खैर, सो मिसलेनियस में हमारा पहला टॉपिक जो इसमें होता है, दैट इज एनालिटिक ज्योमेट्री। सो एनालिटिक ज्योमेट्री इज अ पार्ट ऑफ पेपर 1, जिसमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आती है। देन वी हैव न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ पेपर 2, and then we have LPP, linear programming problem, that is also a part of paper 2, and the last one is vector analysis. So vector analysis is a part of our paper 2, paper 1, sorry. So that's it. This is the categorization, these 13 topics which we are going to cover in। और टेक्निकल बैकग्राउंड वाले जो टॉपिक्स होते हैं उनमें एक टफ चीज, जो बहुत टफ चीज होती है, वो ये कि इनको कवर करने में पहली बार बहुत टाइम लगता है। एक टॉपिक लीनियर अलजेब्रा कवर करने में 1.5 महीना लग जाएगा, बट उसकी रिवीजन फिर 3-4 घंटे में होगी। सो दैट्स द इजीएस्ट पर्सपेक्टिव कि इनको एक बार अगर आपने कवर कर लिया और हाथ से क्वेश्चन निकाल लिया, तो फिर रिवीजन, इट्स ऑल अबाउट रिवीजन ना। क्योंकि अगर आप कोई भी और ऑप्शन ले रहे हैं जिसमें आप चाहे 1000 क्वेश्चन भी लिख लेके बेले, 1000 एंड फर्स्ट क्वेश्चन फिर अलग होएगा। सो वहां पे आपको हर टाइम अपने आप को वो करना पड़ेगा ना कि नई चीज आ गई है तो कुछ नया लिखो। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें अगर आपने 1000 क्वेश्चन लिख लिए तो 1000 फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, बनेगा तो उसी पर्सपेक्टिव का रहेगा। क्योंकि यहां पे ऐसा तो है नहीं कि कौशी ने आके अलग से, जिन्होंने पहले मैथमेटिक्स बनाया उन्होंने अलग थोड़ी कुछ बना देना है। हमारे जैसे एग्जामिनर्स ने पेपर सेट करना है और वो पेपर उसी हिसाब से ही सेट होएगा जो पहले बना हुआ है। सो ये हमारे टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स में हमने जो भी है, जैसे भी है, वो हम कल वाले, जो भी आपको पहले लगता है, अगर आपने डिसाइड कर लिया होगा कि सर ये वाला टॉपिक हमें टफ लगता है, तो पहले इसकी इंडक्शन क्लास हो जाए। फिर किसी और स्टूडेंट को लगता होगा तो हम उस हिसाब से पहले ओवरऑल जो ज्यादा टफ लगते होंगे पहले वो कर लेंगे, नहीं तो फिर मैंने तो डिसाइड किया हुआ है ना, तो वो भी किया जा सकता है। सो जनरली अब मैं आपकी क्वेरीज लेता हूं। बुक लिस्ट जो है, अगर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सर इसकी ना बुक लिस्ट बता दो कि कहां से कवर होगा, तो इसकी जो मैथ्स ऑप्शनल की कोई बुक लिस्ट नहीं है। और अगर है तो हर टॉपिक में 5-5 बुक्स हैं।
सो वो बुक लिस्ट भी आपको, जैसे ही मैंने सिलेबस की पीडीएफ है उसके साथ भी स्टैंडर्ड बुक लिस्ट 5-5 जो रेफरेंस बुक लिस्ट है वो मैं शेयर कर दूंगा, बट दैट इज नेक्स्ट टू ब्लंडर की आप वो 5 बुक्स नहीं पढ़ सकते एक टॉपिक के लिए, तो 60 बुक्स कैसे पढ़ लोगे आप, है ना। हाँ ये हो सकता है कि अगर आप इन्हें किसी ने खुद से करना है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं ऐसा नहीं बोल रहा खुद से हो नहीं सकता, जनरली कभी भी मैं बीएससी वाले स्टूडेंट, एमएससी, बीटेक वालों को जरूर बोलता हूं कोचिंग ले लो, बीएससी वाले स्टूडेंट और एमएससी वाले स्टूडेंट को आज तक मैंने नहीं बोला कि आपको कोचिंग की जरूरत है, खुद कर सकते हैं आप। तो अगर किसी ने खुद करना है नो प्रॉब्लम, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे क्लास नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे। सो बुक लिस्ट आप अलग अलग, जिसमें लीनियर अलजेब्रा एक पर्टिकुलर टॉपिक है, तो लीनियर अलजेब्रा के मैं आपको नोट्स दे रहा हूं 10 बुक्स के। जब मैंने पहली बार लीनियर अलजेब्रा की 15 बुक्स पढ़ी थी फॉर एग्जांपल, अब 15 बुक्स में से 5-7 बुक्स तो ऐसी होगी जो जिन्होंने क्या किया, कॉपी पेस्ट किया हुआ है। सो ओवरऑल 5 to 7 बुक्स अलग आती हैं जिनमें अलग अलग चीजें हैं कि इसमें एक चीज अच्छी है दूसरे में दूसरी चीज अच्छी है। सो 5 to 7 बुक्स के अगर आपको नोट्स मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स हमेशा पूछते रहते सर बुक्स शेयर कर दो, अगर कोई एक बुक हो तो मैं शेयर कर दूंगी, ये कर लो। 5 बुक्स हैं तो मैं 5 बुक्स शेयर तो कर दूंगा आपके साथ, बट आप नहीं पढ़ पाओगे। सो इफ यू वांट टू कवर मैथमेटिक्स ऑप्शनल, अगर आपका ऑप्शनल बैकग्राउंड अच्छा है, आप खुद करना चाहते हैं, तो आप प्लीज जरूर बताओ, मैं आपको अपने नोट्स जो है हैंड रिटन नोट अपनी क्लासेस के जो बनवाए हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। फोटो सेट करवानी है वो भी आप करवा लेना, नहीं करवानी तो वो भी मैं करवा के दे दूंगा। सो मैथ्स ऑप्शनल, और वो इसलिए मैं खैर ऐसे नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूं, वो मैं भला कर रहा हूं, इसलिए कि मैथ्स ऑप्शनल में मैंने बहुत सफर किया है चंडीगढ़ में, क्योंकि जब भी मैथ्स ऑप्शनल किसी को बोलते थे तो ये बोलते थे पागल हो गए, मैथ्स ऑप्शनल कौन करता है। सो मेरा ये पर्पस है कि चंडीगढ़ में मैथ्स ऑप्शनल एस्टैब्लिश हो जाए। अगर कोई बहुत गट्स चाहिए होते मैथ्स ऑप्शनल जाने के लिए, सो अगर आपको ऊपर से खुद भी करना है तो नो प्रॉब्लम, मेरी फुल असिस्टेंस रहेगी आपको, मेरे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, बट हाँ आपको डेडिकेटली करना पड़ेगा, उसको 10 मंथ्स लगाने पड़ेंगे उसके लिए, है ना। तो ये बुक लिस्ट है। बाकी हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ऑप्शनल में आपको मैंने जनरल ऑप्शनल कैसे चूज करना है, क्या मैथ्स ऑप्शनल क्यों लेना है और क्यों नहीं लेना, वो भी आपको वार्न किया है ना। ग्रेजुएशन तक आपका जरूर पढ़ा होना चाहिए, ग्रेजुएशन तक पढ़ा, बट ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आपको ग्रेजुएशन तक जो भी पढ़ा हुआ है सब कुछ आना चाहिए, नहीं भी आता डोंट वरी, बट टर्म्स के साथ फेमिलियर होना चाहिए, सिखा तो मैं ही दूंगा, है ना। इनफैक्ट अच्छा why 1 is called 1, चलो ऑफलाइन वाले से पूछ लेते हैं, why 1 is called 1। वेरी नाइस, है ना। अब ठीक है, मैंने 3 साल हो गए ये पूछता रहता हूं। 1 is called 1 because it has in its notation it has 1 angle। why 2 is called 2 because in its notation, why 2 is called 2 in the sense कि why we do not write this symbol as 2, हमने इसी को 2 क्यों लिखा। why and it has 2 angles, why this symbol is called 3 because it has 3 angles and so on। so basically mathematics is all about logic। in fact why this symbol is called 0, हाँ because it has no angle, so इसका कोई भी एंगल नहीं बनता। तो मैथमेटिक्स जहां से स्टार्ट होता है 1 2 3 वहीं लॉजिक छिपा हुआ है, तो आप मैथमेटिक्स को लॉजिक के बिना कैसे सर्वाइव कर सकते हो। सो मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट लॉजिक। अगर आप और मैथमेटिक्स की अगर मुझे कोई डेफिनेशन पूछे ना, तो मैथमेटिक्स इज क्रैमिंग विद लॉजिक। क्रैमिंग तो है और हर चीज ही क्रैमिंग है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि a प्लस बी का स्क्वायर, तो ये पहली बार क्रैमिंग ही तो है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, बट क्योंकि मेरे पास लॉजिक है कि हाँ ये क्यों होता है, दैट्स व्हाई मैथमेटिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर टॉपिक, क्योंकि इसके पास सारे ही टॉपिक क्रैमिंग है, ईच एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज क्रैमिंग। बट मैथमेटिक्स और टेक्निकल बैकग्राउंड वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं दे आर डिफरेंट बिकॉज दे आर क्रैमिंग विद लॉजिक। सो मैथमेटिक्स अगर आप करना चाहते हैं तो आपका लॉजिक वाला पार्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं भी है तो वो स्ट्रांग बन जाएगा, है ना। चलो जी ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप कोई भी अब आपकी इंक्वायरीज हैं तो आप अपनी इंक्वायरीज पूछ सकते हैं, 1 by 1 मैं आपकी इंक्वायरीज को क्या करूंगा, डील करूंगा। हाँ जी प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स। त्रिशा थैंक यू जी, ओके। रुचिका ऑनलाइन वालों, अच्छा मैं अपना कॉन्टेक्ट शेयर कर देता हूं। इन द किसी भी तरह की असिस्टेंस चाहिए, नोट ओनली ज्वाइन ही करना है, कभी भी आपको किसी भी तरह की असिस्टेंस चाहिए, सर हमें नोट्स ही चाहिए, हमने
90% सिलेबस किया, 70% सिलेबस किया हुआ है ना, और 30% सिलेबस किया, बट कुछ टॉपिक रहते हैं उसके नोट्स चाहिए हमें, तो यू कैन फ्री कि आप यहाँ पे मैसेज कर दो, आपको जो भी असिस्टेंस जिस भी तरह की चाहिए होगी वो मिल जाएगी, ठीक है। सो यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड, और है ना, ऐसा नहीं है कि आपने कोर्स ही ज्वाइन करना है, जस्ट मैथ्स ऑप्शनल में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड ही वही है कि मैथ्स ऑप्शन, एटलीस्ट स्टूडेंट्स आर थिंकिंग टू गो फॉर मैथ्स ऑप्शनल, है ना। तो जितनी भी जिस भी तरह की असिस्टेंस चाहिए होगी, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रुचिका, ऑनलाइन वालों को भी क्लास नोट्स सेंड हो सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल हो सकते हैं जी, नो वरीज। और क्लास नोट्स ऑनलाइन वालों को तो जैसे आप क्लास, अगर कोई बैच अटेंड ही करता है तो फिर मैं कोई नोट्स नहीं देता, तो फिर तो मैं क्लास में लिखवाता ही हूं। ये मैं रुचिका उनके लिए बात कर रहा हूं जिन्होंने क्लासेस नहीं भी ज्वाइन करनी। अगर आप नहीं क्लास ज्वाइन है, यू वांट टू प्रिपेयर बाय योरसेल्फ, तब भी आपको मिल जाएंगे नोट्स। अगर आपने क्लासेस ज्वाइन ही कर ली हैं, देन आपको नोट्स की क्या जरूरत, तो फिर तो क्लास में लिखने ही हमने। तो एक अच्छी या बुरी बात यह है कि जैसे मैं 12th +1 +2 IIT वालों को पढ़ाता हूं, +1 +2 वालों को पढ़ाने के लिए क्या करना था, उनको एक एक क्वेश्चन लिखवाना होता है। अब वही आदत मेरी यूपीएससी में बनी कि मैं एक एक क्वेश्चन लिखवाता होता हूं। सो दैट्स व्हाई आप इसको अच्छी बात समझो या बुरी बात समझो, इसीलिए शायद ये 10 to 12 मंथ्स तक स्ट्रेच हो जाता है ना। चलो थैंक यू जी। अंकुश थैंक यू सो मच, अंशदीप थैंक यू, आशुतोष थैंक यू सो मच, रुचिका थैंक यू, दीक्षा थैंक यू सो मच, ध्रुव, हर्ष थैंक यू, जशनप्रीत थैंक यू, जसकीरत, कंवल जी थैंक यू सो मच, शिवराज थैंक यू, त्रिशा थैंक यू, एंड उर्वी थैंक यू सो मच जी। प्लीज टेक केयर। ध्रुव बोल रहे हैं सर, डज दिस ऑप्शनल हैव रिक्वायरमेंट ऑफ लर्निंग प्रूफ्स ऑफ थ्योरम्स? यस, 95% जो सिलेबस है वो आपका न्यूमेरिकल पार्ट का रहता है, और 5% जो है वो जरूर थ्योरम्स आती हैं। सो दैट्स व्हाई आप थ्योरम्स से भाग नहीं सकते, बट आप थ्योरम्स को लिखना सीख सकते हैं। सो थ्योरम्स याद नहीं करनी होती, थ्योरम्स को लिखना सीखना होता है। तो इट्स ऑल अबाउट, जैसे आप जीएस के टॉपिक्स में कोई भी आंसर है उसको लिखना सीखते हैं, सो थ्योरम्स को भी लिखना सीखना होता है। हर एक थ्योरम के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, तो आपको बस उसको सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल शेप देनी है ना। सो दैट्स व्हाई मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट गिविंग शेप टू योर आइडियाज, बट मैथमेटिकल सेंस में शेप देनी है। न्यूमेरिकल्स हमें इजी लगते हैं, वो टफ लगती हैं, बट मेरे हिसाब से थ्योरम्स इजी होती है, क्योंकि आपको पता होता है डेस्टिनेशन ये है। यहां डेस्टिनेशन थोड़ी पता है आपको, यहां कुछ फाइंड करना है, वहां प्रूव करना है। सो थ्योरम्स इजी होती हैं, थ्योरम्स वाला पार्ट इजी है। मैं तो बोलता हूं कि इधर कम होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए, है ना। ये 5% को जरूर इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि जब एक बार आप थ्योरम्स के साथ व्हेन यू आर गेटिंग इन लव विद थ्योरम्स, तब आपको ये वाला पार्ट ब्लंडर लगेगा। एमएससी वालों से पूछ के देखो, उनको थ्योरम्स ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि उनको पता होता है यहां से स्टार्ट करना, एक बार अगर थ्योरम का पर्सपेक्टिव समझ आ जाए। चलो ठीक है जी, इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट इंडक्शन क्लास। ठीक है, हमारी क्लास यहां तक खत्म होती है। थैंक यू सो मच जी। अगर कोई और क्वेरी है तो फॉर द लास्ट टाइम मैं आपको पूछ रहा हूं, बट मैंने मैथमेटिक्स में ये कुछ नहीं करवाया कि मैथमेटिक्स को कवर कैसे करना है, कोई टेक्निकलिटी नहीं लेके आया, और ना ही पहली क्लास में लेके आनी चाहिए। अब जो टेक्निकलिटी होगी वो हमारी नेक्स्ट क्लास में, कल वाली आपको डिसाइड जो भी है वो आप इस कॉन्टेक्ट पे देख लेना। मैं आपको बता दूंगा कि कल से हमारी क्लास स्टार्ट होनी है, एक दिन छोड़ के क्लासेस स्टार्ट होनी है, ठीक है। तो उसके हमारी इंडक्शन क्लासेस, वो भी डेमो क्लासेस ही रहेंगी, एज एन इंडक्शन ही चलेंगी, ठीक है। तो यू हैव 7 to 10 डेज, और इनफैक्ट उसमें भी अगर आपको नहीं लगता तो फिर हम 7 to 10 डेज और बढ़ा सकते हैं। सो आप जब तक भी, क्योंकि उसका रीजन ये है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई ऐसा स्टूडेंट बैठ जाए जर्नी में 10 महीने, जो आप खुद भी तंग हो मुझे भी करे, है ना। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि आप इंटरेस्ट नहीं है, फिर आप खुद भी तंग होंगे, फिर मुझे भी तंग करेंगे। सो दैट्स व्हाई पहले डिसाइड कर लेते हैं, आपको भी अपना पोटेंशियल पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा कि आप कितना कवर करने लायक है, ठीक है। चलो थैंक यू जी।